हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट आज का हमारा द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन। एज आई प्रॉमिस्ड कि आज से सेशन हम टाइमली करेंगे, तो इस टाइमली के लिए 5 बजे उठने की मैंने आदत डालनी शुरू कर दी है। तो आज पहला दिन है, लेट्स सी। और दूसरा ये भी है कि जो सेमिनार्स या और भी चीज़ें हम करते हैं तो वो मैं प्रोबेबली अब दिन में या फिर इस टाइम पे शिफ्ट करूँगा। लेकिन देखो कभी कभी क्या होता है ना, कुछ कॉलेज जैसे जो हैं वो सेमिनार्स के लिए टाइमिंग मॉर्निंग का ही देते हैं, क्योंकि उस समय बच्चे ही तभी आते हैं। तो उन सब सिचुएशंस में ऐसा दिक्कत होगा कि दिन तक सेशन जाएगा, अदरवाइज प्रोबेबली आपको 8:30-9 बजे तक सेशन डेली मिल जाएगा। ठीक है, चलिए फिर बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं हमारे आज के हिंदू न्यूज़ डिस्कशन को। आगे बढ़ेंगे उससे पहले क्लैट यूजी 2024 की जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, क्लैट पॉइंट आपके लिए रिवॉल्यूशन लेकर आ चुका है। 21,999 रुपीज़ का 1 ईयर का ये कोर्स है, जिसमें आपको लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट, 7 बुक्स आपके घर पे, पर्सनल मेंटरशिप, एवरीथिंग यू नीडेड टू क्रैक दिस एग्जाम, सब कुछ है। अगर आप क्लैट यूजी 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा विजेता बैच जो कि 2 साल का है और इसका कॉस्ट है 32,999। मैजिक बॉक्स आप हमारा ले सकते हैं, दैट विल कॉस्ट यू 5499 रुपीज़। ठीक है, चलिए मैजिक बॉक्स क्या है? बुक्स प्लस मॉक्स। क्लैट पॉइंट के और भी वर्टिकल्स हैं, जैसे कि क्लैट पीजी, एनएलसेट, लॉ ऑप्शनल, जुडिशरी। आप इनके बारे में भी हमारी ऐप डाउनलोड करके डिटेल में चेक कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं, शुरू करते हैं आज के सेशन को। देखो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे, अभी रिसेंटली जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी की जयंती थी और इसकी वजह से काफ़ी न्यूज़ में आ गया है रविन्द्रनाथ टैगोर जी की जयंती एंड ऑल सारी चीज़ें। प्लस अमित शाह जी ने भी अभी जो है इन पर कुछ टिप्पणी करी थी, तो इस वजह से भी थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल वो हो गया है। तो इस वजह से रविन्द्रनाथ टैगोर जी हमें जानने की ज़रूरत है, हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा इसी मुद्दे को देखते हैं, ये इंडियन एक्सप्रेस से उठाया है मैंने, फिर हम आ जाएंगे आज का हिंदू न्यूज़पेपर पे। तो इस बार रविन्द्रनाथ टैगोर जी की 162nd बर्थ एनिवर्सरी थी। इनका गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, 7 मई 1861 ही बॉर्न एंड अगस्त 1941 में 7 अगस्त 1941 में ही डाइड। एक बंगाली पॉलीमैथ है। अब आप में से देखो बहुत सारे लोग पूछते हैं ना कि सर न्यूज़पेपर से वोकेबलरी कैसे इंप्रूव करी जा सकती है, तो मेरी देखो ऐसे ही होती है। मेरी कैसे होती है, अब जैसे पॉलीमैथ था तो मुझे नहीं पता था इसका मीनिंग, बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूँ। तो आज मैंने डिक्शनरी ओपन किया तो मुझे समझ में आया कि भाई बंदे के पास अलग अलग फील्ड की नॉलेज है। तो ऐसे ही तो आपकी भी वोकैब बढ़ेगी, जिससे कि आप RCCR में बेटर होगे, तो वो वाली चीज़ है। तो इसलिए न्यूज़पेपर पढ़ने को कहा जाता है। हु वर्कड एज ए पोएट, राइटर, प्ले राइटर, कंपोजर, फिलोसफर, सोशल रिफॉर्मर एंड पेंटर। ठीक है, इनके जो आइडियाज़ थे ना वो बहुत ही स्पेशल थे। अगर आप कभी रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में पढ़ेंगे या इनकी बुक्स के बारे में पढ़ेंगे तो महात्मा गांधी जी एंड रविन्द्रनाथ टैगोर जी के आइडियाज़ काफ़ी मैच करते थे, लेकिन बहुत सारे मुद्दों पे ये लोग अलग भी होते थे। तो वैसे अगर इनके हम आइडियाज़ की बात करें तो ह्यूमनिज्म, आइडियलिज्म, नेशनलिज्म एंड इंटरनेशनलिज्म पे इनके आइडियाज़ जो हैं वो मोस्टली रहते थे। ठीक है, इन्होंने क्या लिखा है, तो ही रोड बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, जिसमें से एक है बंगलार माती बांग्लार जोल, सॉइल ऑफ बंगाल, वाटर ऑफ बंगाल करके एक गाना था जिसको इन्होंने लिखा था आफ्टर बंगाल पार्टीशन इन 1905। देखो ब्रिटिशर्स ने बंगाल का पार्टीशन किया था 1905 में। उस समय बंगालीज में आपस में काफ़ी डिफरेंस आ गया था। तो बंगालीज को, क्योंकि बंगालीज में हिंदू भी थे, मुस्लिम्स भी थे, क्रिश्चियंस भी थे, तो सबको एकजुट करने के लिए, यूनाइट करने के लिए इन्होंने ये गाना लिखा था, बंगलर माती बांग्लार। अमर सोनर बांग्लार भी इन्होंने गाना लिखा, जो कि बाद में एज ए नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश की तरह ले लिया गया। जनगण मन हम जानते हैं, तो अडॉप्टेड एज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया लेटर, ये भी इनके द्वारा लिखा गया था। इन्होंने हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए राखी फेस्टिवल स्टार्ट किया था। कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं ना इस टॉपिक के ऊपर, वो भी मैंने लास्ट में डाला है, तो देख लेना। ही रिनाउंस द नाइटहुड। नाइटहुड क्या है, ब्रिटिशर्स देते थे, तो वो नाइटहुड इन्होंने जो है रिनाउंस कर दिया था जब जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था 1919 में। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, और जब ये घटी थी तो उस समय बहुत सारे जो हमारे देश के लीडर्स थे वो काफ़ी अगेंस्ट में हो गए थे ब्रिटिशर्स के। तो उसमें से रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने भी अपना जो नाइटहुड है उनको जो दिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, उसको रिटर्न कर दिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन हिज पोएम द सेक्रेड टच, इन द जो
देखो उस समय क्या था, अनटचेबिलिटी एंड इस चीज़ों की बहुत प्रैक्टिस होती थी। तो इन्होंने क्या किया, अपने राइटर मतलब पोएम के माध्यम से, अपने स्टोरी टेलिंग के माध्यम से हमारे देश की उन सिचुएशंस को, उन चीज़ों को बताने की कोशिश करी, उसे ख़त्म करने की कोशिश करी जो कि प्रैक्टिस में हो रही थी। तो इनकी एक पोएम है द सेक्रेड टच, जो कि मोस्टली जो अनटचेबिलिटी थी उसके बारे में बात करती थी। एक चंद्रलिका करके इनका एक ड्रामा था जो कि अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट में था। इनकी एक स्टोरी है चोकर बाली, ये आपको नेटफ्लिक्स पे ना इसके शॉर्ट फिल्म भी मिल जाएगी चोकर बाली की। तो वो बेसिकली विडोहुड जो थी उसके ऊपर बेस्ड थी, कि विधवा होने के बाद वुमेन्स के साथ उस समय जो बहुत सारी गलत गलत चीज़ें करी जाती थी, इवन चाइल्ड मैरिज के ऊपर था। मन भजन एंड अपरिचिता, ये भी इनके कुछ ड्रामास थे जो कि आपको वैसे नेटफ्लिक्स पे मिल जाएंगे आज की डेट में, अगर आप बुक्स नहीं पढ़ते हैं तो। इन्होंने अपनी पहली पोएम जो है वो एट द एज ऑफ 16 अंडर द पेन नेम ऑफ भानु सिन्हा के नाम से इन्होंने पब्लिश करी थी। इनके वर्क्स में गीतांजलि भी इंक्लूडेड है, जिसके लिए इनको बाद में नोबेल प्राइज मिला था, वो अभी हम आगे वैसे देखेंगे। घरे बेरे गोरा मनसी बलका एंड सोनर तोरी। ही इज ऑल्सो रिमेंबर्ड फॉर हिज सॉन्ग एकला चलो रे। हमने एकला चलो रे जो सॉन्ग है वो अमिताभ बच्चन की वॉइस में सुना है, बट एक्चुअली में इट वॉज रिटन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर जी। फॉर ऑल हिज कंट्रीब्यूशन ही इज वाइडली नोन एज कवि गुरु। ठीक है। In 1913, he became the first non-European to have won the Nobel Prize in Literature for his novel गीतांजलि। नाइटहुड इनको मिला था किसके द्वारा, लॉर्ड हेडिंग के द्वारा इन 1915। तो हमने यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में जाना। क्यों जाना, मैंने आपको बताया कि 7 मई में इनका बर्थ एनिवर्सरी था। काफ़ी ये न्यूज़ में थे, इंडियन एक्सप्रेस से ये आर्टिकल मैंने लिया है, एंड आई होप आपको अब ये कहीं आए तो गलत करके आप लोग ना हो। ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन है कि कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो देखो एक क्वेश्चन का आपके सामने टाइप है, विथ रेफरेंस टू मंडनपल्ले ऑफ आंध्र प्रदेश विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो आप जब सारे देखेंगे ना तो इसमें स्टेटमेंट सही होगी, रविन्द्रनाथ टैगोर ट्रांसलेटेड द नेशनल एंथम फ्रॉम बंगाली टू इंग्लिश ईयर। तो इस तरीके के क्वेश्चन हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ये तो मैंने आपको एक आइडिया दिया है कि हाँ यार इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में इस टॉपिक से बन सकते हैं। ठीक है। देखो क्लैट ने स्टैटिक जीके मना कर दिया कि नहीं आती है, बट ये स्टैटिक जीके नहीं होती है। जैसे टीपू सुल्तान है तो अभी वो न्यूज़ में है क्योंकि बुक से नाम हटाने की बात चल रही है, या और भी सारी चीज़ें हैं, या किसी ने कुछ कह दिया है। तो टीपू सुल्तान पे क्वेश्चन आ जाए तो आप फिर ये मत देखने लग जाना कि यार सर ने तो कहा था स्टैटिक जीके आती नहीं है और ये भैया स्टैटिक जीके पूछ रहे हैं। तो वो स्टैटिक जीके नहीं पूछ रहे हैं, इसमें प्रॉब्लम आपकी कि आपने करंट से अपने आप को अपडेट नहीं रखा है। स्टैटिक जीके के कुछ टॉपिक्स करंट का पार्ट रहते हैं। अगर कोई रोड है जिसका नाम है औरंगजेब रोड, हाइपोथेटिकली बता रहा हूँ, उसका नाम बदल दिया गया तो आपको पता होना चाहिए औरंगजेब के बारे में, ये करंट का पार्ट बन जाएगा। तो ये वाली चीज होती है। ठीक है। कर्नाटका रिकॉर्ड 72.68% टर्नआउट इन असेंबली पोल्स। तो ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इससे पिछला वाला आर्टिकल स्टार था, वो आपको नोट्स में डालना था। ये बस देश दुनिया में क्या है उस हिसाब से मैंने जोड़ दिया है आपके लिए। ठीक है। बाइडेन टू होस्ट स्टेट डिनर फॉर मोदी ऑन जून 22। तो ये अभी इतनी रिलेवेंट नहीं है न्यूज़, जब मोदी जी वहां पे जाएंगे जिन जिन टॉपिक्स पे बात होंगी वो देखा जाएगा। हुआ क्या है, मोदी जी ऑफिशियली विजिट पे जाने वाले हैं यूएस पे, तो लेट्स सी वहां से क्या क्या चीजें निकलती हैं, तो वो हम देखेंगे इंडिया यूएस रिलेशन के पर्सपेक्टिव से कुछ काम का लगेगा तब वहां से लिया जाएगा। अभी तो बस ये न्यूज़ है, ध्यान रखना। चीता डेट एडमिनिस्ट्रेटिव मर्डर, ये तो देखो एक स्टेटमेंट है पॉलिटिकल पार्टी का, लेकिन कल ये न्यूज़ भी आई थी हिंदू में और आज भी आया हुआ है। कूनो नेशनल पार्क में एक और चीता की मृत्यु हो गई है। ठीक है। और इस चीता का जो नाम था वो था दक्षा। ठीक है। एक फीमेल चीता है जिनका नाम है दक्षा, इनकी मृत्यु हो गई है। आपको पता है कि कूनो नेशनल पार्क में अफ्रीकन चीता जो है वो लाए गए थे, कहां से, नामीबिया से। ठीक है। आपको पता है ये जो फीमेल चीता है इसकी मृत्यु क्यों हो गई, 2 मेल चीता ने ब्रूटली इंटीमेट होने की कोशिश करी थी इनके साथ और उस वजह से इनकी मृत्यु हो गई। और वैसे अगर आप चीता के बारे में पढ़ते हो या जानते हो ना तो उनका इस तरीके का बिहेवियर होता है। जो मेल चीता होते हैं ना वो फीमेल चीता के साथ वायलेंट होके ही
इंटीमेट होने की कोशिश करते हैं। ये न्यूज़पेपर में ही लिखा हुआ है, आगे जब आप पढ़ेंगे तो ये वाली चीज़ है। प्लस देखो दूसरी चीज़ ये ना कि लोग अभी बहुत जल्दी प्रिडिक्ट करने लग गए हैं कि यार ये जो प्रोजेक्ट है ये फेल हो गया है, प्रोजेक्ट चीता को नहीं लाना चाहिए था, वो लोग अकोमोडेट नहीं कर पा रहे हैं। तो देखो इस पर मेरा एक वो है स्टेटमेंट, और ये फैक्ट है कि कोई भी चीज़ ना बहुत शॉर्ट टर्म में पता नहीं पड़ती है, आपको एक समय देना पड़ता है। जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर था, वो आया तो टाइगर बचे धीरे धीरे, या गिर फॉरेस्ट में लॉयन की संख्या बढ़ने लगी है। तो ये सब कैसे होता है, ये एक कोई भी प्रोजेक्ट जब इम्प्लीमेंट होता है तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड आपको देना पड़ता है। जब वो टाइम पीरियड आप दे देते हो तब वो चीज़ें होती हैं। तो अभी इतने जल्दी जजमेंट पास नहीं करना है, लेट्स सी क्या होता है, फिर देखते हैं कि हाँ यार ये प्रोजेक्ट सही था कि गलत था। तो वो वाली बात है, ठीक है। चलिए, ये भी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से नहीं है, पर जान लो, एक हाउस सर्जन को स्टैब करके मार दिया गया है केरला में। हुआ क्या, एक टीचर हैं जो उनको लाया गया हॉस्पिटल में, और वहाँ पे उन्होंने जो कैंची में उठा के स्टैब कर दिया इन्हें। तो न्यूज़ है, काफ़ी न्यूज़ में रहेगी, तो इसलिए मैंने कहा आपको बता देते हैं। द फॉल आउट ऑफ पुटिंग हेल्पिंग मेक नेटो ग्रेट अगेन। तो ये वाला आर्टिकल क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो रशिया यूक्रेन क्राइसिस आपको पता है, नहीं पता है जिनको, उनके लिए मैंने बहुत बार सेशंस में बताया हुआ है कि आप लोगों को हमने ऑलरेडी टॉपिक कवर कर रखा है रशिया यूक्रेन का डिटेल में। अगर आप लोग डेली फॉलो करते हो तो आपको पता होगा। तो यहाँ पे क्या कंटेक्स्ट है ना, वो समझने की कोशिश करते हैं। देखो नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, अभी रिसेंटली इसने एक नए मेंबर को जोड़ दिया है, वो कौन सा है, फिनलैंड। आप एक बात बताओ, अगर रशिया यूक्रेन नहीं होता तो आपको लगता है फिनलैंड ज्वाइन करना भी चाहता इनको, फिनलैंड नेटो को ज्वाइन करना भी चाहता? जवाब है नहीं। अभी एक और लाइन में लगा हुआ है, वो है स्वीडन। तो कहा यह जा रहा है कि जो रशिया ने अभी कदम उठाया है ना, उससे एक्चुअली फायदा ही हो गया यूएस का एंड वेस्टर्न कंट्रीज का। नेटो और बड़ा हो गया है, फिनलैंड भी उसके साथ है, कुछ दिन में स्वीडन भी आई जाएगा, आना ही चाह रहा है, टर्की नहीं आने दे रहा है, पर कब तक, आज नहीं तो कल आ ही जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि भाई नेटो का टेरिटोरियल तो और बढ़ गया है कंट्रोल, फिनलैंड भी मिल गया, तो वैसी वाली चीज़ है। तो ये एडिटोरियल यही कहने की कोशिश कर रहा है कि भैया पुतिन जी की जो हरकत है ना, उसकी वजह से नेटो को फिर से महानता और नेटो का रिलेवेंस बढ़ गया है, वरना नेटो को इतना कोई पूछता नहीं था, ठीक है। चलो ये मुझे कमेंट सेक्शन में सभी लोग आंसर करेंगे, कौन सा आर्टिकल जो है नेटो का, वो नेटो कंट्रीज को ये पावर देता है कि जरूरत पड़ने पे वो सब लोग मिलके किसी सामने वाले कंट्री को दुश्मन घोषित करके उसकी हालत खराब कर सकते हैं। ये एक ही बार किया गया है जब आपका 9/11 का अटैक हुआ था। तो मुझे इसका जवाब कमेंट सेक्शन में चाहिए, ठीक है। अ ग्राउंड व्यू ऑफ इंडियन स्पेस पॉलिसी, तो थोड़ा सा एक एडिटोरियल आया हुआ है इंडियन स्पेस पॉलिसी के ऊपर, थोड़ा सा देख लेते हैं, इतना एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा कुछ है नहीं। तो ये क्या है इंडियन स्पेस पॉलिसी, सीधी सी बात है, स्पेस रिफॉर्म्स की बात करेगी ये पॉलिसीज, ठीक है। इसमें रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन करी गई है किस किस की, इसरो की, स्पेस सेक्टर पीएसयू न्यू स्पेस इंडियन लिमिटेड NISL की, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर इन स्पेस की, ठीक है। अब और क्या है इसमें, थोड़ा सा और देख लेते हैं। इसमें ये बताया गया है कि भाई स्ट्रेटजीज एक्टिविटी रिलेटेड टू स्पेस सेक्टर विल बी कैरिड आउट बाय NSIL, इसकी फुल फॉर्म पीछे देख ली है। इन स्पेस का काम क्या रहेगा, इंटरफेस का काम करेगा इसरो एंड नॉन गवर्नमेंटल एंटिटीज में। इसरो को कहा गया है कि भैया अब आप ऑपरेशन का काम छोड़ दो, आप सारा ध्यान जो है ना वो अपना लगाओ किस पे, डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजीज, ठीक है। और ऑपरेशन पार्ट जो है वो इसरो का दिखेगा न्यू स्पेस इंडियन लिमिटेड। तो ये पॉलिसी है। इसमें यह भी कहा गया है कि प्राइवेट सेक्टर को और इंक्रीज किया जाएगा स्पेस के मैटर में, या फिर स्टार्टअप्स को प्रमोट किया जाएगा कि वो इस सेक्टर में आके, इस सेक्शन में आके काम करें, जिससे कि भारत का जो स्पेस इकोनॉमी है वो अभी 2% से 10% हो जाए। इसरो के बारे में थोड़ा सा जान लो। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 1969 में ये फाउंड हुई थी, फाउंडर थे विक्रम साराभाई। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है स्पेस कमीशन, हेडक्वार्टर है इसरो का बेंगलोर में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर में ये वर्क करती है इसरो, ठीक।
फिर यहाँ पे देखिए एक न्यूज़ है, साइबर क्राइम रैकेट इन नू डम्प्ड 28,000 पीपल ऑफ 100 करोड़, हरियाणा पुलिस ने बताया है। देखो इस तरीके की एक नेटफ्लिक्स पे सीरीज़ है, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा है, बट दैट सीरीज इज एक्चुअली ट्रुथ। क्या ही नाम था यार, वो एक जगह है बिहार या झारखंड में कहीं, जहाँ से ना बहुत ज़्यादा फेक स्कैम निकले थे कि फ़ोन करके पैसे लेना और इस तरीके की चीज़ें होती थी। तो उसी का एक और पार्ट 2 आप देख सकते हो, ये नू करके आपकी हरियाणा में जगह है, यहाँ से 28,000 पीपल को बेवकूफ़ बनाया गया है, करीबन 100 करोड़ का फ्रॉड किया है लोगों ने मिलके। तो वो एक न्यूज़ है, एग्जाम का कुछ यहाँ पे लेना देना नहीं है, देश दुनिया वाला ही है, ठीक है। आज का लास्ट आर्टिकल है, इंडिया सीक्स एग्जेम्पशंस फ्रॉम एमएसएमईज फ्रॉम ईयूज कार्बन टैक्स। तो ये थोड़ा सा नया आर्टिकल है, इसको समझते हैं कि ईयू अभी ने कार्बन टैक्स लगाने की बात कर रहा है, तो ये क्या है इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, आप इस तरीके से समझना। इसका जो नाम है ना, इसका नाम रखा हुआ यूरोपियन यूनियन ने कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। देखो 4 दोस्त हैं, ए बी सी और डी। ये लोग ना बचपन से ही एक दूसरे के दोस्त थे, ठीक है, चारों लोग बचपन से एक दूसरे के दोस्त थे। तो ए बी सी डी जो बचपन से एक दूसरे के दोस्त थे ना, ये लोग टिफिन लेके आते थे। तो पहले प्लास्टिक का टिफिन सबको ही लाता था और सब लोग उस टिफिन में एक दूसरे के साथ शेयर करके खाना खाते थे। हुआ क्या, कुछ समय बाद जो है वो बी के पापा की लॉटरी लग गई, वो केबीसी गए, वहां पे उन्होंने 5 करोड़ रुपए जीत लिए। अब बी अमीर हो गया। तो फिर क्या हुआ, जब ये अब टिफिन लाने लगे तो बी जो है ना वो कागज में खाना लाता था, ए सी और डी जो है ना ये अभी प्लास्टिक में खाना लाते थे। बी ने बोला भाई तुम सब के सब जो है ना प्लास्टिक में खाना लाते हो, प्लास्टिक जो है एनवायरनमेंट के लिए हानिकारक है, अब मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, मैं तुम्हारी कंप्लेन करने जा रहा हूं, तुम्हारा ऊपर केस कर दूंगा, ठीक है। इस तरीके की मतलब बवाल वाली बातें कर दी। यही कर रहा है आपका यूरोपियन यूनियन। क्या कह रहा है कि जैसे इंडिया से मान लो वो लोग सीमेंट इंपोर्ट करते हैं, अब सीमेंट बनाने में फॉसिल फ्यूल खर्च होती है, कोल यूज होता है, आपके ऑयल यूज होती है, तो इसके वजह से जितनी भी चीज़ें इसको बनाने के प्रोसेस में निकलेंगी जो कि हार्म करेंगे एनवायरनमेंट में, और उस वजह से आपने जब इसका प्राइस रखा सीमेंट का बेचने का, उसमें आपने इस चीज़ को दिमाग में नहीं रखा कि हाँ यार ये एमिशन जो है उससे एनवायरनमेंट नुकसान हो रहा है, और आपने इस वाले क्वेश्चन के हिसाब से पैसा उसमें ऐड नहीं किया है। तो जब भी कोई चीज़ वो इंपोर्ट करेगी अपने यहाँ पे, यूरोपियन कंट्रीज जो भी यूरोपियन यूनियन में आती है, वो उस पर टैक्स लगाएगी। समझो बात, जैसे कि इंडिया से सीमेंट जा रहा है, ठीक है, कहाँ जा रहा है, ईयू जा रहा है। अब यहाँ पे 10 रुपये रेट थी, पर इसमें एमिशन वाला जो टैक्स वो है ना कि भाई पोल्यूशन वाला क्वेश्चन नहीं लगाया था, 10 रुपये नॉर्मल रेट रखा गया था। तो जब ये मैटर जब यहाँ से ईयू जाएगा ना, तो ईयू इसको 10 के जगह पे 15 में बेचेगा। एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूँ टैक्स लगा के। तो इससे हमारा क्या नुकसान है, पहली चीज तो ये कि जो भारत की सीमेंट कंपनीज होंगी वो ईयू में भी कोई कंपनी जिसका नाम है पीमेंट, इससे फाइट नहीं कर पाएगी, क्योंकि इसका तो 10-11 रुपए का ही मिल रहा होगा, और आप पे टैक्स लग गया तो आपका ज्यादा का हो गया। तो भारत जो है ना वो ये कह रहा है कि भाई बी तुम तो दोगले हो। क्यों दोगले हो, पहले तुमने भी यही किया। ये सब यूरोपियन कंट्रीज पहले तो यही करती थी ना, कार्बन इमिट करती थी, कितना ज्यादा पॉल्यूशन करती थी। आज ये डेवलप्ड बन चुके हैं, इनके पास पैसा है, तो ये ग्रीन टेक्नोलॉजी के ऊपर लगे हुए हैं। लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज का ये कहना है भैया आपका समय था, आपने कर लिया, हमारे पास इतना फंड ही नहीं है कि हम सब कुछ बंद करके आपकी तरह करने लग जाएं। तो ये वाली बात है। अब इंडिया कर क्या सकता है, G20 की प्रेसिडेंसी है, इंडिया को ये बात रखनी चाहिए, तो वही है, ठीक है। तो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। फिर एक लास्ट टॉपिक समझ लो, रिमोट वोटिंग। रिमोट वोटिंग अभी न्यूज़ में क्यों है, ये कर्नाटका में इलेक्शन थे, तो एक आर्टिकल आया था कि भाई जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं वो, क्योंकि तो माइग्रेंट वर्कर्स अपने स्टेट में तो रहते नहीं, वो दूसरे स्टेट में जाके काम करते हैं, तो आर्टिकल ये आया था कि रिमोट वोटिंग के थ्रू उनसे वोट करा लेना चाहिए था। तो रिमोट वोटिंग क्या है, रिमोट वोटिंग रिफर्स टू ऑल मीन्स विच अलाउ इलेक्टर्स टू वोट फ्रॉम लोकेशंस अदर देन द पोलिंग स्टेशंस, की घर बैठे बैठे आप दूसरी जगह से दे दो। अब इसमें NRI भी हैं, जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं वो भी हैं। इसको चलते हुए ना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक मशीन के साथ आई थी जिसका नाम रखा था क्या, रिमोट वोटिंग मशीन, ठीक है।
ये किसके द्वारा बनाया गया था? ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा बनाया गया था विद द टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये वाली चीज है और इसमें कुछ ऐसा खास है नहीं। लास्ट में देखो कुछ पॉइंट्स हैं, अभी आईपीएल चल रहा है, आप स्पोर्ट्स को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल भी ना करें। क्लैट में 2-3 साल से नहीं पूछा गया, पर इट डजंट मीन, क्लैट ने कहीं स्पेसिफिक नहीं कहा कि हम स्पोर्ट्स से क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे वर्ल्ड कप होगा या आईपीएल होगा तो आपको पता होना चाहिए। अभी हॉकी का हुआ था तो पता होना चाहिए, ठीक है। तो आईपीएल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एक 2020 लीग है, कब से स्टार्ट हुई थी? बीसीसीआई के द्वारा 2007 से स्टार्ट हुई थी। पहला जो आईपीएल का खिताब है वो राजस्थान रॉयल्स ने जीता था सीएसके के अगेंस्ट में, ठीक है। फर्स्ट टूर्नामेंट ऑफ आईपीएल जो है वो 2008 से हुआ था, स्टार्टिंग 2007 से करी थी। 10 टीमें आज की डेट में, जो 2 नई टीम है वो हैं गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स, ठीक है। टॉप 4 टीम, ठीक है। सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल टीम आईपीएल की कौन सी है? मुंबई इंडियंस है 5 बार, एंड सेकंड पे है सीएसके 4 बार, और तो इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। सबसे ज़्यादा रन आईपीएल में किसने बनाए हुए हैं? विराट कोहली ने। तो दिस इज इट, ये था हमारा आईपीएल के बारे में। अभी इसमें देखो इस साल का आईपीएल खत्म नहीं हुआ है, तो वो जब खत्म हो जाएगा तो उससे रिलेटेड चीज़ें भी करंट में डाल दी जाएंगी, तो वो मैं बता दूंगा। ये कुछ फैक्ट्स है, जो क्रिकेट देखते होंगे उनको ये सब पता होगा, जो नहीं देखते उनके लिए है कि नोट कर लेना, ठीक है। ओलेट के एग्जाम्स में तो ज़्यादा आ सकते हैं, जो अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट आप देंगे एक्सेप्ट क्लैट। तो दिस इज इट, आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं कल।